नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है करण सिंह यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परमाणु, अणु और रसायन अंकगणित। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोलर द्रव्यमान के बारे में। मोलों की संख्या ज्ञात की थी हमने, उससे रिलेटेड सूत्र पढ़े थे। फिर उसके बाद में हमने मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र कैसे निकालते हैं उनकी भी बात की थी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक रासायनिक अभिक्रिया और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कि रस समीकरण मिति और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अणु और परमाणु एक निश्चित संख्या या आयतन में भाग लेते हैं। तो इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और उसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे एक रस समीकरण मितीय गुणांक और आता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया रस समीकरण मिति। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया का निर्माण होता है। कैसे होता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस बनाते हैं। और अमोनिया गैस के कितने अणु हमें मिलते हैं? 2 अणु हमें अमोनिया गैस के मिलते हैं। अब यहां पे हमें 2 चीजें पता चलती हैं। एक तो ये पता चल रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस दे रही है। ये तो इसका क्या हुआ? गुण हुआ इस अभिक्रिया का। और एक चीज और पता चल रही है कि भाई एक अणु नाइट्रोजन का 3 अणु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 अणु अमोनिया गैस के बना रहा है। तो 2 चीजें हो गई। तो ये अणुओं की संख्या के बारे में जो जानकारी दे रहा है उसको हम कहते हैं रस समीकरण मिति। और ये जो संख्याएं हैं इनको हम कहते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। अब नाइट्रोजन से पहले कुछ नहीं लगा हुआ, जब जहां पर कुछ नहीं लगा हुआ होता है उसका मतलब है 1, यानी कि नाइट्रोजन का एक अणु 3 हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर 2 अमोनिया के अणुओं का निर्माण करता है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो है हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा रस समीकरण मिति, ये जो वर्ड है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, स्टाइकियोन प्लस मेट्रोन। स्टाइकियोन का मतलब क्या होता है? तत्व, और मेट्रोन का मतलब नापना, यानी कि तत्वों को नापना। और यहाँ पे हम नाप ही रहे हैं क्योंकि हम निश्चित संख्या या निश्चित अनुपात में ले रहे हैं, मतलब नाप के ले रहे हैं उनको। तो ये कौन बताता है हमें? रस समीकरण मिति बताती है। तो रस समीकरण मिति क्या बताती है? जब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखते हैं तो यह विभिन्न क्रियाकारकों व उत्पादों के साथ उनके मोल, उनके अणु, उनके द्रव्यमान या फिर कहें आयतन, इनके रूप में जो है हमें मात्रात्मक संबंध देती है। मात्रात्मक संबंध कैसे? कि एक अणु इसका और 2 अणु उससे अभिक्रिया करके जो भी हमें बना रहे हैं वो सब। ठीक है। अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो हमें 2 चीजें बताती है। एक तो उसका मात्रात्मक जानकारी देती है और एक उसकी गुणात्मक जानकारी देती है। क्या क्या देती है? एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। दोनों तथ्य हमें किससे पता चलते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से, जो अभी हमने पहले लिखी थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक अभिक्रिया लिखी 4Fe प्लस 3O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 क्या बना रहे हैं? Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। अब 2 जानकारियां कौन कौन सी हुई? एक तो इसका क्या हुआ? गुणात्मक अर्थ। इस समीकरण का गुणात्मक अर्थ क्या हुआ? अभी हमने क्या बात की थी कि 4 ये Fe जो है, Fe मतलब लोहा, लोहा जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है? फेरिक ऑक्साइड देता है। तो ये क्या हो गया इस अभिक्रिया का गुण। तो गुण क्या हुआ? लोहा जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये इसका क्या हो गया? इस अभिक्रिया का गुण हो गया। अब मात्रात्मक की बात करें, मात्रात्मक अर्थ को हम 2 टर्म्स में ले सकते हैं। एक तो उसका स्थूल राशियों में और एक उसकी
सूक्ष्म राशियों में, सूक्ष्म का मतलब छोटे पैमाने पर, स्थूल का मतलब एक बड़े पैमाने पर। सूक्ष्म में जैसे परमाणु अणु हो गए या उसकी सूत्र इकाइयां हो गई। स्थूल का मतलब जैसे मोलों की संख्या, मोलों में एक मोल की बात करें तो उसमें अणुओं की संख्या हमने देखी थी बहुत ज्यादा है। या फिर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान ले लें, या फिर आयतन ले लें, तो ये सब क्या है, स्थूल राशियां यानी कि बड़ी राशियां हैं। तो मात्रात्मक अर्थ में अभिकारकों और उत्पाद की मात्राओं में संख्यात्मक संबंध हम देखते हैं कौन से, दो रूप में देखते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें तो सूक्ष्म मात्रात्मक अर्थ इसी अभिक्रिया का क्या हुआ, इस अभिक्रिया का सूक्ष्म अर्थ यह हुआ कि भाई 4 Fe के जो परमाणु हैं वो 3 ऑक्सीजन के अणुओं से अभिक्रिया करके 2 अणु किसके दे रहे हैं, आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड के दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका सूक्ष्म अर्थ हो गया। स्थूल अर्थ में कहें तो स्थूल अर्थ में अभी इसी अभिक्रिया की बात करें तो स्थूल अर्थ में हम अलग अलग चीजें देख रहे थे, मोल भी देख रहे थे, द्रव्यमान भी देख रहे थे, आयतन भी देख रहे थे। तो सबसे पहले मोल संबंध हम कैसे देखेंगे, अभी वाली अभिक्रिया की बात करें तो 4 Fe के परमाणु हमने लिए थे, तो 4 Fe के परमाणु और O2 के कितने परमाणु अणु हैं, 3 अणु हैं, और 2 अणु किसके बन रहे हैं, Fe2O3 के बन रहे हैं। अब किसी भी संख्या को हम, इन अलग अलग संख्याओं को हम किसी एक निश्चित संख्या से गुणा करें तो इनका अनुपात भी निश्चित आएगा। हम Na से अगर इनको गुणा करें, Na का मतलब आवोगाद्रो स्थिरांक, मतलब 1 मोल, तो Na को हमने 4 से गुणा किया, ऐसे ही Na को हमने 3 से गुणा किया, ऐसे ही हमने Na को 2 से गुणा किया, तो क्या आया, यहां तो क्या आ गया, 4 गुणा Na मतलब 4 मोल, 4 मोल किसके, Fe के। यहां क्या आया, 3 गुणा Na यानी कि 3 मोल, 3 मोल किसके, O2 के, ऑक्सीजन के। ऐसे ही 2 गुणा Na यानी कि 2 मोल किसके, Fe2O3 के। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि भाई Fe के 4 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल अणुओं के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल किसके दे रहे हैं, Fe2O3 के अणुओं के। तो ये इसका क्या हो गया, मोल संबंध हो गया। ऐसे ही हम द्रव्यमान संबंध देख लेंगे। द्रव्यमान संबंध हम कैसे देखेंगे, द्रव्यमान संबंध हम डायरेक्ट ना देखकर क्या देखते हैं, पहले मोलों की संख्या देखते हैं और उस मोलों की संख्या से हम उनका द्रव्यमान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मोलर द्रव्यमान पता है। ठीक है बच्चों, तो मोलर द्रव्यमान जैसे Fe की बात करें तो आयरन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 55.8 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन O2 का क्या होता है भाई, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का O2 का कितना हुआ, 32 ग्राम पर मोल। ऐसे ही Fe2O3 का, Fe और ऑक्सीजन दोनों का ऐड कर दें तो कितना हो गया, 159.6 ग्राम पर मोल। अब हमने एक एक अणु थोड़ी लिए हैं, एक एक परमाणु थोड़ी लिए हैं, हमने Fe के कितने परमाणु लिए हैं, 4 परमाणु लिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो इसका पूरा द्रव्यमान कितना आ जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना आ गया, 223.2 ग्राम। क्या लिया हमने, Fe लिया। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने अणु लिए, 3 अणु, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना है, 96 ग्राम ऑक्सीजन ली। ऐसे ही Fe2O3 कितना बना, 2 अणु बने थे, तो 2 से गुणा किए तो कितना हुआ, 319.2 ग्राम। तो इससे हम क्या कह सकते हैं द्रव्यमान संबंध में, हम द्रव्यमान संबंध में कह सकते हैं कि भाई 223.2 ग्राम जो है आयरन यानी कि लोहा अभिक्रिया करता है 96 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और कितना Fe2O3 बनाएगा, तो ये Fe2O3 बना रहा है 319.2 ग्राम। तो ये कौन सा संबंध हो गया, द्रव्यमान संबंध। ऐसे ही हम और संबंध यानी कि जैसे आयतन संबंध भी देख सकते हैं। अब आयतन की बात हम किसके लिए कर रहे थे, हम गैस के लिए कर रहे थे ना, अभी मोलर आयतन पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। तो आयतन संबंध हम किसके लिए देखते हैं, गैस के लिए देखते हैं। और गैस के लिए हम क्या ले रहे थे कंडीशन, एसटीपी यानी ताप तो कितना ले रहे थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और दाब कितना ले रहे थे, 1 बार। और हमें पता है कि 1 मोल गैस का आयतन कितना आता है, 22.7 लीटर। इससे हम गैसीय पदार्थों के बीच आयतन संबंध निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, को एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल। इसमें हमने 4 मोल Fe के लिए थे, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए थे, और 2 मोल किसके बन रहे थे, Fe2O3 के। अब ये तो क्या है, ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है, लेकिन ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो ऑक्सीजन के लिए हम आयतन संबंध देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, 3 मोल क्या बन रहा है, 3 मोल अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन, तो 1 मोल 22.7 लीटर, तो 3 मोल कितना, 3 × 22.7, तो कितना आया, 68.1 लीटर ऑक्सीजन। और ये किससे अभिक्रिया करेगी, 4 मोल आयरन से।
तो 4 मोल आयरन जो है वो अभिक्रिया करेगा 68.1 लीटर ऑक्सीजन के साथ, और कितने मोल Fe2O3 के बना रहा है? 2 मोल Fe2O3 के बना रहा है। तो ऐसे हम आयतन संबंध देख लेंगे। अभी सभी संबंधों को अगर हम एक साथ देखें तो सभी संबंध एक साथ क्या आ गए? 4 परमाणु Fe के, 3 परमाणु ऑक्सीजन के और 2 सूत्र इकाइयां किसकी बन गई? Fe2O3 की। ऐसे ही मोल संबंध क्या आ गया? 4 मोल प्लस 3 मोल, और क्या बना रहे हैं? 2 मोल। ऐसे ही द्रव्यमान संबंध हमने देख लिया, और ऐसे ही क्या देख लिया? आयतन संबंध। ठीक है बच्चों, अब हम इनका मिश्रित संबंध भी आपस में देख सकते हैं। मिश्रित संबंध कैसे? अभी जैसे देखे थे, जैसे इसका कह रहे हैं 4 मोल आयरन जो है वो 96 ग्राम O2 से अभिक्रिया करके 2 मोल क्या देगी? Fe2O3। या ऐसे कहें 223.2 ग्राम आयरन जो है वो कितना एसटीपी पर 68.1 लीटर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल क्या दे रही है? Fe2O3। तो ऐसे मिक्स वाले हम संबंध भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट अगर इनसे रिलेटेड और एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जिसमें पहला एग्जांपल हम देखें हार्बर प्रक्रम से अमोनिया के निर्माण के लिए मोल, द्रव्यमान और आयतन में संबंध। हार्बर प्रक्रम से क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। और अमोनिया कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो हमारे को रासायनिक अभिक्रिया क्या मिली? N2 प्लस 3H2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 2NH3। तो इनका सूक्ष्म संबंध तो क्या हो गया? एक अणु किसका? नाइट्रोजन का। 3 अणु किसका? ऑक्सीजन गैस के। और 2 अणु किसके बन रहे हैं? अमोनिया गैस के बन रहे हैं। मोल संबंध क्या हुआ कि भाई 1 मोल जो है किसका? नाइट्रोजन गैस का। 3 मोल किसके? हाइड्रोजन गैस के। और 2 मोल किसके बन रहे हैं? अमोनिया गैस के। तो हमने ये मोल संबंध देख लिया। ऐसे ही अगर द्रव्यमान संबंध देखें तो द्रव्यमान संबंध में क्या आएगा? एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। तो 2 नाइट्रोजन है N2 के एक अणु में, तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान? 28 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान 2 हो गया, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान 1 है तो 2 परमाणु का कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 को गुणा कर दिए 3 से तो कितना आ गया? 6 ग्राम। ऐसे ही NH3 का हमने द्रव्यमान निकाला 1 मोल का, तो कितना आया? 34 ग्राम। यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 34 ग्राम क्या दे रहा है? अमोनिया दे रहा है। ये हमारे को कौन सा संबंध मिल गया? द्रव्यमान संबंध। ऐसे ही आयतन संबंध देखें तो आयतन यहां तो सभी गैसीय अणु है, ये सभी क्या है? गैसीय अणु है। तो इनमें तो आपस में आयतन संबंध हम देख सकते हैं एसटीपी पर। तो एसटीपी पर आयतन देखें तो इसके कितने मोल है? 1 मोल का आयतन 22.7 लीटर। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। 3 मोल का आयतन कितना? 68.1 लीटर। ऐसे ही अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो 2 मोल का आयतन कितना हो गया? 45.4 लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या देख लिया? इनका आपस में संबंध। ऐसे अगर और कोई एग्जांपल हम ले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अभिक्रिया करता है HCl के साथ, और क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके संबंध देखें तो सूक्ष्म संबंध क्या हो गया कि एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट का 2 अणु HCl से अभिक्रिया करके, एक अणु तो किसका दे रहा है? कैल्शियम क्लोराइड का। एक ही अणु किसका दे रहा है? जल का। और एक ही अणु किसका दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसे मोल संबंध में हो गया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से अभिक्रिया करके 1 मोल तो क्या दे रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। 1 मोल क्या दे रहा है? जल दे रहा है। और 1 मोल ही क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ऐसे ही द्रव्यमान संबंध हम निकाल लेंगे। द्रव्यमान संबंध क्या आया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। मोलर द्रव्यमान कैसे निकाले? कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान प्लस कार्बन का मोलर द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, क्या आ गया? टोटल 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 23 ग्राम HCl से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? 110 ग्राम तो बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड। 18 ग्राम क्या बना रहा है? जल बना रहा है। और 44 ग्राम क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये द्रव्यमान संबंध हो गया। ऐसे ही हम आयतन संबंध ले सकते हैं। आयतन संबंध लेकिन किसके लिए लेंगे? हम गैसीय अणुओं के लिए लेंगे। अब गैसीय अणु कौन से हैं? ये तो सॉलिड है यानी कि ठोस है। ये एक्वस है यानी कि द्रव अवस्था में है। ये क्या है? एक्वस है यानी कि द्रव अवस्था में है। और ये भी लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है। लेकिन CO2 किस में है? गैसीय अवस्था में। और CO2 के कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल बन रहे हैं। यानी कि STP पर इसका आयतन क्या हो गया? 22.7 लीटर।
अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर और देखें हम, तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देते हैं ब्यूटेन की दहन प्रक्रिया। ब्यूटेन की दहन प्रक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाना। तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकला जाएगा, जल का अणु। अब इसको संतुलित समीकरण लिखें तो संतुलित समीकरण हमारे पास क्या आ रही है, 2 अणु तो किसके हैं, ब्यूटेन के, और 13 अणु किसके हैं, ऑक्सीजन के, और बन क्या रहा है, 8 अणु तो कार्बन डाइऑक्साइड के और 10 अणु किसके बन रहे हैं, जल के। इसका अगर मोलर उस पे देखें, मोलर स्थिति पर देखें तो 2 मोल किसके मिल रहे हैं, एथेन के, सॉरी, अगर इसका हम मोल में देखें संबंध, तो मोल में 2 मोल तो किसके हैं, ब्यूटेन के, किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, 13 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, और बना क्या रहे हैं, बना रहे हैं 8 मोल तो कार्बन डाइऑक्साइड के और 10 मोल किसके, जल के। ये कौन सा संबंध हो गया, मोलर संबंध हो गया। ऐसे द्रव्यमान संबंध देख लेंगे, द्रव्यमान संबंध कितना आ रहा है, 116 ग्राम ब्यूटेन जो है वो 416 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना क्या रही है, 352 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और जल कितना बना रही है, 180 ग्राम। तो ये कौन सा संबंध आ गया, द्रव्यमान संबंध। आयतन संबंध भी ऐसे ही देख लेंगे, आयतन संबंध कितना आ गया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो आयतन संबंध आपस में सबका देख सकते हैं। आयतन संबंध मोलों से देख लेंगे। अब आयतन संबंध कितना आया, इसका आया 45.4 लीटर। अगर ब्यूटेन को 295.1 लीटर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी, 181.6 लीटर, और जल कितना मिला, 227 लीटर। जल कितना मिला, 227 लीटर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मोल वाला संबंध जो है उसको हम डायरेक्टली आयतन संबंध भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि भाई 2 आयतन जो हैं वो किसके, ब्यूटेन के, और 13 आयतन किससे अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से, और बना क्या रहे हैं, 8 आयतन तो किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 10 आयतन किसके, जल के। तो ऐसे आयतन संबंध भी हम देख लेंगे। अब हमने कौन कौन से संबंध देखे, अणु परमाणु वाला, फिर उसके बाद में मोल वाला, उसके बाद में द्रव्यमान वाला, और उसके बाद में आयतन वाला। लेकिन द्रव्यमान वाला किससे देख रहे हैं हम, द्रव्यमान वाला हम देख रहे हैं डायरेक्ट ना होकर, वो मोलों से हम पहले क्या निकालते हैं, उसका द्रव्यमान निकालते हैं। यानी कि द्रव्यमान डायरेक्ट रिलेटेड ये रस समीकरण मिति गुणांक से नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ग्राम को रस समीकरण मिति के अनुसार प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल यही हमने जो अमोनिया वाला लिया था वही हम ले लेते हैं कि N2 + 3H2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे हैं। अब हमने क्या कहा था, इसके लिए हमने कहा था कि भाई एक अणु नाइट्रोजन का 3 अणु हाइड्रोजन से मिलकर 2 अणु अमोनिया का बना रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई 2 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 3 ग्राम हाइड्रोजन से मिलकर 2 ग्राम क्या बना दे, अमोनिया बना दे। तो ऐसा नहीं कह सकते। यानी कि द्रव्यमान संबंध जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है रस समीकरण मिति से। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इनसे हम कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो इससे हमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उसमें टाइप 1 अगर हम देखें तो द्रव्यमान संबंध पर आधारित, द्रव्यमान संबंध पर आधारित। उदाहरण के तौर पर हम ले ब्यूटेन का, कि ब्यूटेन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाली रॉकेट मोटर को प्रत्येक केजी ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए कितने केजी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यानी कि ब्यूटेन का क्या करवा रहे हैं, दहन करवा रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाएंगे और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु। अभी जो हमने अभिक्रिया पढ़ी, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए इनकी रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। फिर हम उसका मोल संबंध देखेंगे, और मोल संबंध से हमें क्या पता चलता है, मोल संबंध से हमें फिर द्रव्यमान संबंध पता चलेगा, और द्रव्यमान संबंध से हम क्या निकाल लेंगे कि 1 केजी अगर ब्यूटेन को जलाएं तो उससे कितना केजी ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, सबसे पहले इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें,
फिर उसके बाद में इसका मोल संबंध लिखें। मोल संबंध में हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कि कितने केजी ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, तो आगे वाले मोल हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि 2 मोल ब्यूटेन जो है वो 13 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। अब इस मोल का मोलर द्रव्यमान में बदल लेंगे। मोलर द्रव्यमान में कैसे बदलेंगे, कितना है ब्यूटेन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ब्यूटेन का है 58, ब्यूटेन का कितना है 58। अब हमें क्या लेना है, 2 ब्यूटेन के मोल लेने हैं, तो इसका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान हो जाएगा 116 ग्राम। अब 116 ग्राम जो ब्यूटेन है वो कितने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, वो करेगी 13 मोल से। 13 मोल को अगर हम द्रव्यमान में बदलें तो कितना आ रहा है 416 ग्राम। यानी कि 116 ग्राम ब्यूटेन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो 416 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी में 1 केजी ब्यूटेन कितने केजी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 116 ग्राम ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन, 416 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1000 ग्राम ब्यूटेन, 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी ब्यूटेन कितने से करेगी, 416 बटे 116 और गुणा 1000। तो कितना आया, 3586 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें होगी। इसको अगर केजी में बदले तो कितना आएगा, 3.586 केजी ऑक्सीजन, और लगभग कितना आ रहा है 3.59 केजी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसमें सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम ले रहे हैं, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, और इसको सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता में क्रिया करवाते हैं, और पूछ क्या रहा है कि सिल्वर क्लोराइड की मात्रा कितनी बनेगी। तो सबसे पहले तो हमें अभिक्रिया आनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, सोडियम क्लोराइड किससे अभिक्रिया करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से, और क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड। तो अभिक्रिया क्या होगी, NaCl प्लस AgNO3 मिलकर क्या बना रहे हैं, AgCl प्लस NaNO3, और ये संतुलित अभिक्रिया। इसमें 1 मोल जो है वो NaCl का 1 मोल AgNO3 से अभिक्रिया करके 1 मोल किसका बना रहा है, AgCl, और 1 ही मोल किसका बना रहा है, NaNO3 से। अब हमने लिया कितना है इसका भार, हमने NaCl का भार लिया है 5.85 ग्राम। अब पहले तो इसके मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें मोल संबंध पता है, तो मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया है। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान। तो मोल कितने आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, द्रव्यमान कितना दिया हुआ हमें 5.85 किसका, NaCl का, और इसका अणुभार कितना होता है, अणुभार हमने निकाला था 58.5 होता है। तो इसका भाग देने पर कितने मोल आए, 0.1 मोल किसके आए, NaCl के। अब देखो 1 मोल NaCl जब अभिक्रिया करता है, ये तो अधिकता में है, इसकी तो कमी नहीं है, ये तो कूट कूट के भरा है। कमी किसकी है, NaCl की। तो 1 मोल ही NaCl अभिक्रिया करेगा ना, तो इसके कितने मोल बनेंगे, AgCl के 1 मोल। अगर 0.1 मोल NaCl के अभिक्रिया करेंगे तो कितने मोल AgCl के बनेंगे, 0.1 ही मोल किसके बनेंगे, AgCl के। तो कैसे निकाला हमने, NaCl के 1 मोल से AgCl का 1 मोल, तो 0.1 मोल से AgCl के 0.1 मोल, और इसको अगर हम द्रव्यमान में निकालें तो मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल बराबर है भार बट्टे अणुभार। तो भार कैसे निकालेंगे, इसके मोल को किससे गुणा कर देंगे, इसके अणुभार से या मोलर द्रव्यमान से। तो क्या आ गया, मोल कितना था 0.1, और इसका अणुभार कितना है 143.5 ग्राम, ये अणुभार हम निकाल लेंगे। और कितना आया 14.35 ग्राम, क्या आ गया, AgCl। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप 2 में हम पढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन संबंध। द्रव्यमान आयतन संबंध कैसे, कि भाई इतने ग्राम से कितने लीटर कोई पदार्थ बनेगा। तो ये द्रव्यमान और आयतन का आपस में संबंध है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, 3 ग्राम एथेन लिया, और इसका पूर्ण दहन में STP पर आवश्यक O2 कितना है वो हमें निकालना है, और प्राप्त CO2 का आयतन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम क्या करना है, हमें सबसे पहले द्रव्यमान का डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मोल में बदलना है, और मोल का हम आपस में संबंध किससे देख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमें पहले पता होनी चाहिए, किसकी, एथेन की। जैसे ब्यूटेन की लिख रहे थे वैसे ही एथेन की लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी, 2 मोल ब्यूटेन के
7 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 4 मोल CO2 दे रहे हैं और 6 मोल किसके दे रहे हैं, जल के दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या हो गया, मोल संबंध हमें पता चल गया और मोलों की संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि बाहर दिया हुआ है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, किसके, एथेन के। तो मोल कैसे निकल के आए, बाहर हमें दिया था 3 ग्राम और 3 ग्राम में इस एथेन का अणुभार का भाग दे देंगे और अणुभार कितना आ रहा है, कार्बन का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार, इनको ऐड कर देंगे तो इसका अणुभार कितना निकल के आ रहा है, 30। तो 3 में 30 का भाग दिए तो कितने मोल आ गए, 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब मोल से हम क्या निकाल लेंगे कि भाई 1 मोल से इसके 1 मोल से इसके 2, यानी कि 2 मोल से 4 बन रहे तो इसके 1 मोल से 2 बन रहे हैं ना इसके। तो मोल से अब हमें क्या मिलेंगे, 0.1 मोल से इसके कितने बन जाएंगे, 0.2 मोल। और 0.2 मोल को हम लीटर में चेंज कर ही सकते हैं ना, कि 1 मोल का आयतन कितना है, 22.7 लीटर। तो ऐसे ही हम इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। ऐसे ही 0.1 मोल के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होंगे, 2 मोल जो मोल एथेन जो है वो 7 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, तो 0.1 मोल ये कितने से करेगी, 3 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकाल लेंगे ऑक्सीजन के आवश्यक मोल। ऑक्सीजन के आवश्यक मोल 2 मोल एथेन के लिए 7 मोल ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 0.1 मोल के लिए 7/2 गुणा 0.1 कितना आया, 0.35 मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे। और इसको आयतन में चेंज कर लेंगे तो आयतन कितना आ जाएगा, मोल गुणा 22.7 कितना आया, 7.95 लीटर। तो ये किसके आवश्यक हैं, ऑक्सीजन के। ऐसे ही CO2 कितनी बनेगी, CO2 कितनी बनेगी कि भाई 2 मोल एथेन से 4 मोल CO2 बन रही है, तो 0.1 मोल एथेन से कितनी मिल जाएगी, 4/2 गुना 0.1 यानी कि 0.2 मोल CO2। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आयतन में कर लेंगे, लीटर में कर लेंगे। लीटर में कैसे करेंगे, मोल को 22.7 से गुणा करके, और कितना आ रहा है 4.54 लीटर क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखें टाइप 3, तो टाइप 3 कौन सा संबंध है, आयतन आयतन संबंध। तो आयतन आयतन वाले संबंध वाले एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्यूटेन के 1.14 लीटर के पूर्ण दहन से प्राप्त H2O व CO2 का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी संतुलित रासायनिक समीकरण, फिर मोल संबंध से हमें आयतन संबंध तो हम डायरेक्ट पता ही है हमें, तो उससे हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये अभिक्रिया थी हमारी, तो इसके 2 आयतन से इसका ऑक्सीजन का 13 आयतन अभिक्रिया करके 8 आयतन किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 10 आयतन किसके, जल के बनते हैं। यानी कि 2 लीटर ब्यूटेन के दहन से 10 लीटर क्या बन रहा है, H2O, किस पर, STP पर। और हमें निकालना कितने के लिए, हमें निकालना 1.14 लीटर के लिए। तो कितना हो जाएगा, 10/2 गुणा 1.14 लीटर, और कितना निकल के आया, 5.7 लीटर क्या, जल। ऐसे ही हम किसके लिए निकाल लेंगे, CO2 के लिए निकाल लेंगे। CO2 के लिए कैसे निकालेंगे भाई, 2 लीटर ब्यूटेन से CO2 कितनी बन रही है, 8 लीटर। तो 2 लीटर ब्यूटेन से 8 लीटर CO2 मिलती है, तो 1.14 लीटर ब्यूटेन से कितनी मिल जाएगी, 8/2 गुणा 1.14, और कितना निकल के आया, 4.56 लीटर CO2। ऐसे ही हम ये भी सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। नेक्स्ट एग्जांपल, लेड सल्फाइड और लेड ऑक्साइड को एक साथ गर्म करने पर लेड धातु और क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बनते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया इसमें दी हुई है हमें। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, PbS + 2PbO, इनको मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या बन रहा है, 3Pb और SO2 गैस। यदि, अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, यदि 14 ग्राम लेड ऑक्साइड ऊपर दी गई समीकरण के अनुसार क्रिया करे, और पूछ क्या रहा है, लेड ऑक्साइड कितनी क्रिया कर रहा है, लेड ऑक्साइड कितनी क्रिया कर रहा है, 14 ग्राम, और पूछ रहा है कि मोल लेड कितने बनेंगे, यानी कि लेड के मोल कितने बनेंगे। और क्या पूछ रहा है, ग्राम लेड। अब उस मोल जो हमने निकाला उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसके द्रव्यमान में कन्वर्ट कर देंगे, उसके परमाणु भार से गुणा करके। और क्या पूछ रहा है, लेड के परमाणु,
अब हमें मोल मिल गए तो हम परमाणु की संख्या भी मिल जाएगी, Na से गुणा कर देंगे अवोगाद्रो स्थिरांक से। और क्या पूछ रहा है, बनने वाले ग्राम SO2 के मोल हमें मिल जाएंगे, उससे हम क्या निकाल लेंगे, उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो हमें ये 4 चीजें पूछी हैं, चारों चीजों हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे संतुलित समीकरण लिखेंगे। इसकी संतुलित समीकरण क्या है, PbS प्लस 2PbO और क्या बना रहे हैं 3Pb प्लस SO2। अब इससे संबंध क्या निकल के आ रहा है, संबंध निकल के आ रहा है कि 1 मोल PbS के 2 मोल PbO से मिलकर 3 मोल Pb बनाते हैं, यानी कि लेड बनाते हैं, और 1 मोल किसका, SO2 का बनाते हैं। PbO कितना दे रखा है हमें, PbO दे रखा है 14 ग्राम। कितना दे रखा है, 14 ग्राम। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसका अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, इसका अणुभार निकाल लेंगे। Pb का कितना दिया हुआ है, Pb का दिया हुआ है 207। Pb का कितना दिया हुआ है, 207। और क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तो टोटल कितना हो गया, PbO का कितना हो गया, 223 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। इससे हम क्या निकाल लेंगे, PbO के मोल निकाल लेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 14 ग्राम, और अणुभार कितना है, 223। तो कितने मोल निकल के आ रहे हैं, 0.0628 मोल। क्या आ रहे हैं, 0.0628 मोल। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6.28 गुणा 10 की घात -2 मोल। अब हमें मोल संबंध पता है। मोल संबंध कैसे पता है कि 2 मोल PbO से कितने मोल Pb बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं। तो इतने मोल से कितने बनेंगे, 3/2 गुणा इतना। तो कितने बन जाएंगे, 2 मोल PB से 2 मोल PbO से 3 मोल Pb बन रहे हैं। तो कितने, इतने मोल से कितने बनेंगे, 3/2 गुणा 6.28 गुणा 10 की घात -2। कितना आ रहा है, 9.42 गुणा 10 की पावर -2 मोल। ये Pb के मोल मिल गए। अब हमें पूछा क्या था, उसका द्रव्यमान पूछा था कि ग्राम Pb कितने बनेंगे। तो ग्राम में कैसे बदलेंगे इसको, ग्राम में ऐसे बदल लेंगे कि उसके अणुभार से हम गुणा कर देंगे। अणुभार कितना है इसका, परमाणु भार 207 ग्राम। तो 207 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इतने ग्राम को तो कितना आया, 19.5 ग्राम लेड। ऐसे ग्राम लेड निकाल लेंगे। थर्ड हमें क्या पूछा है, थर्ड हमें पूछ रहा है कि लेड के कितने परमाणु होंगे। तो लेड के मोल तो हमें पता है, और मोल से क्या निकाल लेंगे हम, उसके परमाणु कैसे निकालेंगे, Na से गुणा करके। Na क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना निकल के आया, कितना निकल के आया, 5.67 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु किसके, लेड के। तो हमें कितने परमाणु लेड के मिलेंगे, 5.67 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु लेड के मिल जाएंगे हमें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो हमें पहले मोल निकालने हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। तो मोल कैसे निकालेंगे, इसके 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, तो इसके इतने मोल से कितने मोल बनेंगे, बाई 2 कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो कितने मोल बनेंगे, 3.14 गुणा 10 की घात -2 मोल किसके मिल जाएंगे, SO2 को। और इसको ग्राम में बदल लेंगे। ग्राम में कैसे बदलेंगे, इसके अणुभार से गुणा करके। तो ग्राम में कैसे बदलेंगे, ग्राम में भार बराबर कितना होता है, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार। तो ग्राम में भार बराबर क्या आ गया, मोल गुणा अणुभार। तो इसके अणुभार से गुणा कर देंगे। अणुभार कितना है इसका, 64.1। तो कितना ग्राम आ गया, 2.01 ग्राम क्या मिल जाएगा हमें, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल एथीन की दहन अभिक्रिया है। एथीन की दहन अभिक्रिया में एक एथीन का अणु 3 अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 अणु तो किसके बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2 ही अणु किसके बना रहा है, जल के। ये हमें रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि O2 के अणुओं के कितने मोल काम में आएंगे, और दूसरा पूछ रहा है H2O के अणुओं के कितने मोल बनेंगे। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि यदि एथीन यानी कि C2H4 के अणुओं के 4.16 इंटू 10 की पावर -2 मोल अभिक्रिया करें। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि भाई इतने मोल एथीन अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के मोल कितने अभिक्रिया करेंगे।
और कितने मोल H2O के बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल एथीन जो है वो 2 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, 1 मोल एथीन जो है वो 3 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। तो इतने मोल एथीन जो है वो 3 गुना इतने मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। और H2O के कितने मोल बनेंगे? H2O के मोल बन जाएंगे इतना गुना 2। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? मोल संबंध से सबसे पहले क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? C2H4 प्लस 3O2 प्लस 2CO2 बना रहे हैं, और प्लस में क्या है? 2H2। मोल संबंध हमें पता है, 1 मोल C2H4 3 मोल O2 से अभिक्रिया करती है। तो 4.16 × 10⁻² मोल एथीन जो है वो कितने मोल O2 से अभिक्रिया करेगी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना आया है? 1.248 × 10⁻⁻1 मोल ऑक्सीजन। ऐसे ही हम जल के कितने अणु बनेंगे वो भी निकाल सकते हैं कि 1 मोल एथीन जो है वो 2 मोल जल के बना रहा है। तो 1.16 × 10⁻² मोल जो है एथीन के, वो कितने मोल जल के बनाएंगे? 2 से गुणा कर देंगे। कितना आया? 8.32 × 10⁻² मोल किसके बन गए? जल के। तो इस प्रकार से हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या काम में आए? रस समीकरण, मितीय गुणांक। इन अभिक्रियाओं को हम संतुलित करके क्या निकाल सकते हैं? इनका आपस में संबंध निकाल सकते हैं, और उससे हम अपने न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।